नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास मॉडल प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 है बाय जायसवाल सर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके पहले 2 मॉडल प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन एग्जाम फतह 101% सरोपरी है, शर्मान है। तो एग्जाम सीटेट एग्जाम को फतेह करना है, क्रैक करना है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। तो सभी प्रैक्टिस पेपर, सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। 30 के 30 संभावित प्रश्न हो सकते हैं, या आपके 50% से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 30 मॉडल प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो 30 अंक आपके निर्धारित कर देंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है कहलाती है। क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है, वह हमारी कहलाती अनुपात मापनी कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किसमें होता है? अहम में, इदम में, पराअहम में या पर स्थितियों में होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है किसमें होता है, वह पराअहम में होता है। यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना दूं। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूं। एक जादूगर कहलाते हैं, वह आपके वाटसन हैं, जो व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, उद्दीपन की सक्रियता की। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान आकर्षित होने में जिसकी प्रमुख भूमिका होती है वह हमारी कहलाता है उद्दीपन की तीव्रता। तीव्रता शब्द अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द है, और सभी लोग जानते हैं अगर आप में तीव्रता है, किसी भी व्यक्ति में तीव्रता होती है, तो वह इंसान हमेशा सफल होता है, और सफल वही होता है जो चाहता है वह पाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि, प्रेरणा। तो आप सभी लोग जानते हैं छात्र में, बालक बालिका में रुचि उत्पन्न करने की कला हमारी प्रेरणा होती है। जी हाँ साथियों, प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फ्रॉइड के अनुसार यहाँ पे कथन दिए गए हैं, विस्मरण का अर्थ दिया गया है। तो आप लोगों को बताना फ्रॉइड के अनुसार विस्मरण का अर्थ क्या होता है। तो फ्रॉइड के अनुसार जो विस्मरण का अर्थ होता है वह हमारा होता है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को क्या करता है, स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया इंटरेस्टेड प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जी हाँ, SOR जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कोफा, वाटसन, कोहलर, रॉबर्ट वुडवर्थ। सभी कमेंट कीजिएगा। तो SOR जो है जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो वह आपके रॉबर्ट वुडवर्थ है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, रॉबर्ट वुडवर्थ एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में आपका जो दिया गया है रॉबर्ट वुडवर्थ, हमारा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। SOR मतलब स्टिमुलस ऑर्गेनाइज्म रिस्पॉन्स की बात करते हैं, और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, आज ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे चैनल ग्रुप सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी विजिट कीजिए। बाकी 1000 से अधिक PDF फाइल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, टीटी फैमिली की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके। अगला, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? क्या वह नवीनता है, अवधि है, रुचि है या आकार हो जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा कहलाती है वह हमारी रुचि कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण, सीखने की विधियां, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा। हर प्रैक्टिस सेट मॉडल पे मैं इस टाइप का प्रश्न करते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा चेंज होता है क्योंकि किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस हर एक टाइप, हर एक एंगल से प्रश्न हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग हमारा क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना, स्मृति, प्रेरणा या चिंतन कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन हमारा कहलाता है उसी को ही क्या कहते हैं? सीखना। अगर आप कहीं ना कहीं आप अनुभव आ रहा है, जब आप कोई चीज करते हैं, बार बार करते हैं, आप में अनुभव आता है। आपने हो सकता है एक दो बार में सीटेट एग्जाम को क्रैक नहीं किया, क्वालिफाइड नहीं किया, आपके अंदर अनुभव आता है। जो अगली बार अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो अनुभव आपके जो है व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो सीखने की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? आवृत्ति बहुभुज, स्तंभाकृति, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, शेर शेरनी, प्रत्येक भाई बहन फ्रेंड सीटेट एग्जाम को फतेह करना है, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी लाइव क्लास के माध्यम से जुड़िए। इसके बाद 4 PM में आपकी लाइव क्लास होगी। इसके बाद 7 to 7:30 PM में आपकी लाइव क्लास होगी। तो सारी लाइव क्लास आप इवनिंग में सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की जो है किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो विकास की जिस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वह हमारी कहलाती है बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, द्वितीय अवस्था कहलाती है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर आधारित होता है? तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि शिशु का जो अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वह मूल प्रवृत्ति पर होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं नैतिकता का संबंध किससे होता है? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, नैतिकता का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? सभी कमेंट करके बताइए। नैतिकता का जिक्र होता है, कोहलबर्ग का नाम सर्वोपरि आ जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर का जिक्र आ गया है। तो सभी जानते हैं क्या वह वनमानुष है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है? चारों में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। स्किनर की बात करते हैं, चूहा कबूतर पर प्रयोग किया गया। बिल्ली की बात करते हैं, थांडाई की बात करेंगे, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात करते हैं। कुत्ते की बात करते हैं, ईपी पॉलाव की बात करते हैं। वन मानुष की अगर बात जिक्र होता है, चिंपाजी नामक बंदर का जिक्र होता है, तो फिर आपका कोहलर का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो कोहलर ने अंतर्जस सूझ द्वारा किस पर प्रयोग किया? वन मानुष पर प्रयोग किया था। ये चीजें आपको नोट कर लेना है। अगला, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि उपलब्धि वाले जो बच्चे हैं खाली स्थान उनमें भी उच्च होगा। अध्ययन, सृजनशील, विश्लेषण करना या अच्छे अंक प्राप्त करना। तो आप सभी जानते हैं यह आवश्यक नहीं है कि जिन बच्चों की उच्च बुद्धि उपलब्धि है तो क्या वो भी बच्चे जो है सृजनशील भी में उच्च होंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर बुद्धि उपलब्ध उच्च है तो सृजनशील में भी उच्च होंगे। ठीक है, तो सृजनशीलता की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम में खाली स्थान किसने प्रभाव का नियम दिया? तो सभी लोग जिक्र करते हैं, थांडाई की बात करते हैं। जब भी अधिगम में नियम का जिक्र होता है, मुख्य नियम 3 होते हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और एक नियम कौन सा है? सभी लोग बताइए। अभ्यास का नियम आता है। ये हमारे मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम आपके 5 है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि मुख्य नियम गौड़ नियम कितने हैं। मुख्य नियम जानना, गौड़ नियम जानना बहुत जरूरी है। और इसी में से पूछा जाएगा कि कौन मुख्य नियम है या नहीं है, गौड़ नियम है या नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, पुनः सीखना विधि, पहचान विधि, प्रत्याहान विधि, इन तीनों विधियों का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का उपयोग जो है स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीएटी परीक्षण से संबंधित प्रश्न है। इसके पहले मॉडल प्रैक्टिस पेपर में हमने इस पर जिक्र किया था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? फोर्जमैन, शायमंड, मरे या बैलक के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी टीएटी परीक्षण की बात करते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे मरे की बात करते हैं। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है,
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, विषय केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान कहलाता है वह हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ये तीनों जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत आपका संबंधित नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान को सीखने के जिस नियम पर आधारित होते हैं वह हमारा कहलाता है तत्परता का नियम। तो एक एक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? क्या वह विभेदीकरण है, सामान्यीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या पृथक्करण है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान हमारा कहलाता है वह कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा, टोलमैन, थांडाइक या कोहलर की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण इनमें से किस विधि के सोपान है? आगमन विधि, निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण जिस विधि के सोपान है वह हमारी आगमन विधि। क्योंकि उदाहरण का जिक्र हुआ है तो सभी लोग जानते हैं उदाहरण का जिक्र हुआ है जिसका संबंध आगमन में से होता है। ये भी आप सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करती हैं। और ये छोटी छोटी की जानकारी विश्लेषण आपके डेली क्लासेज पर अवश्य मिलती है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो आप सभी लोग जानते हैं अवधान के जो आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कहलाती है वो हमारी रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति कहलाती है। जहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं, इस मॉडल प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। साथियों, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र कहलाता है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो एरिया कहलाता है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन कहलाता है। यानी 0 से लेके आपके 18 वर्ष तक की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है क्या कहलाती है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने या ना अलग ना हो पाने के कारण जो होती है वह हमारी डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कोहल वर्ग के अनुसार जिस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है वह अवस्था कहलाती है पूर्व पारंपरिक अवस्था, आपकी जो द्वितीय अवस्था कहलाती है। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम दिया गया है? ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु संग्राणु या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट? तो यहाँ पे शिशु के क्रम दिया गया है, शिशु के जन्म का क्रम दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं सबसे पहले अंडाणु बनता है, इसके बाद शुक्राणु, फिर युग्मनज होता है दोनों का, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट में सारी प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न इस मॉडल प्रैक्टिस पेपर का है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था या किसके द्वारा किया गया? युंग, क्रेचमर, सेल्डन, स्प्रेंजर। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है
और आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए बाल विकास सीडीपी मॉडल प्रैक्टिस पेपर 3rd में से 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर 4 PM में लाइव क्लास में मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।